सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, उप विषय पाठ 11 है सुख की कुंजी। कुंजी का अर्थ होता है बच्चों चाबी, अर्थात सुख प्राप्त करने की चाबी। ये क्या है? हमारी कविता। और इस कविता के कवि हैं भगवती प्रसाद मिश्र। कौन है इस कविता के कवि? भगवती प्रसाद मिश्र। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 1। बच्चों, इस पाठ का ये पहला व्याख्यान है जिसमें हम आज इस कविता का सस्वर वाचन करेंगे। इस कविता में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को जानेंगे तथा इस व्याख्यान का जो आज का गृह कार्य है उसको भी जानेंगे। और साथ ही साथ जो हमने पाठ 10 की कक्षा परीक्षा दी थी उसका हल भी जानेंगे कि क्या उस परीक्षा में दिए हुए प्रश्न हमने सही किए हैं या गलत हैं। एक बार उसकी भी जांच करेंगे। तो बच्चों, इस कविता को पढ़ाने से पहले, समझाने से पहले मैं आपको जो इस कविता के कवि हैं भगवती प्रसाद मिश्र, इनके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। भगवती प्रसाद मिश्र का जन्म 1896 में कब हुआ था? 1896 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में हुआ था। वे एक सफल लेखक और निर्देशक रहे। लेखन और निर्देशन के अलावा उन्हें चित्रकारी भी पसंद था। उन्हें चित्र बनाना पसंद था। उनका झुकाव फिल्म निर्देशन की ओर अधिक था। उनकी प्रमुख फिल्मों में द्रौपदी, अरुणोदय, एक अबला आदि जो फिल्में थीं। और उनकी मृत्यु हुई 1932 में। कब हुई? 1932 में। तो चलिए अब इनके द्वारा लिखी गई कविता सुख की कुंजी का हम सस्वर उच्चारण करते हैं और एक एक पंक्ति का अर्थ समझते हैं। तपती धरती तपता अंबर, कण कण बना अंगारा, झुलस रही हरियाली सारी, झुलस रहा जग सारा। बच्चों, इस कविता में अंबर शब्द है, उसका अर्थ होता है आकाश। और अंगारा, अंगारा शब्द का क्या अर्थ है? पत्थर, कोयला, कंडे आदि का दहकता हुआ रूप। इस कविता में कवि ने जेठ की गर्मी का वर्णन किया है। कवि कहते हैं तपती धरती तपता अंबर, कि जेठ की गर्मी के कारण जो धरती है हमारी वो भी तप रही है और जो आकाश है वो भी तप रहा है। प्रत्येक वस्तु, कण कण, कण कण का अर्थ है प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक वस्तु गर्मी के कारण दहक रही है। झुलस रही हरियाली सारी, और इस गर्मी के कारण, जेठ की गर्मी के कारण जो हरियाली है, जो हमारे चारों तरफ फैली हुई हरियाली है, वो भी क्या है? झुलस गई है। झुलस रहा जग सारा, और यह संसार भी इस गर्मी के कारण झुलस रहा है। पक्षी दुबके रहे नीड़ों में, पशु हाफे जाते, छाया ही छाया पाने को सिकुड़ रहे शर्माते। नीड़ों का अर्थ होता है बच्चों घोंसला, और हाफे, हाफे का अर्थ होता है हाफना, थकान या गर्मी से जल्दी जल्दी सांस लेना। आप कई बार दौड़ लगाते हो तो थक जाते हो और थकान के कारण आप हांफना शुरू कर देते हो। ठीक है, तो इस कविता में अब कवि आगे बता रहे हैं कि जो पक्षी होते हैं, पक्षी दुबके रहे नीड़ों में, इस गर्मी के कारण पक्षी अपने अपने घोंसलों में दुबक जाते हैं। दुबकते का अर्थ क्या है? छिपना, छिप जाते हैं। पशु सब हाफे जाते, और पानी की कमी के कारण जो पशु चलने में असमर्थ हो जाते हैं वो क्या करते हैं? हाफने लग जाते हैं, थक जाते हैं। छाया ही छाया पाने को सिकुड़ रही शर्माते,
यानी कि जो छाया है वो अपनी ही छाया पाने के लिए सिकुड़ रही है। इस तपती हुई गर्मी में छाया अपनी ही छाया पाने को सिकुड़ रही है, शर्मा रही है कि मुझे छाया क्यों नहीं मिल रही है। छाया सड़कों पर सन्नाटा, तपी जेठ की गर्मी, सूख गई है दूब खेत की, नहीं नाम की नरमी। सन्नाटा, सन्नाटा शब्द का अर्थ क्या होता है? खामोशी, सुनसान, जहां पर कोई भी ना हो, बिल्कुल शांति हो। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं छाया सड़कों पर सन्नाटा। दोपहर के समय आप देखते हो जेठ की गर्मी में सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ होता है, खामोशी छाई होती है, क्योंकि घर के बाहर कोई नहीं निकलता, तो सड़कें सुनसान होती हैं। तपी जेठ की गर्मी, और जो आग उगल रही होती है गर्मी, उसमें वो और ज्यादा तपती हुई चली जाती है। सूख गई है दूब खेत की, नहीं नाम की नरमी। दूब, दूब होती है बच्चों एक प्रकार की घास जो सूख गई है। इस गर्मी के कारण घास बिल्कुल सूख गई है। नहीं नाम को नरमी, और कहीं पर भी थोड़ी सी भी नमी नहीं दिखाई दे रही है। किसके कारण? गर्मी के कारण। जेठ तपे तो बरखा आए, रिमझिम बरसे पानी। जेठ तपे तो बरखा आए, रिमझिम बरसे पानी। तपन मिटे धरती की सारी, लहरें खेती धानी। तपन मिटे धरती की सारी, लहरें खेती धानी। रिमझिम, इन पंक्तियों में रिमझिम का अर्थ होता है हल्की हल्की फुहार पड़ना, यानी कि बारिश की हल्की हल्की बूंदे गिरना। जेठ तपे तो बरखा आए, यानी कि जब जेठ की गर्मी खत्म हो जाती है तो क्या आता है? बारिश का मौसम आ जाता है। तो जेठ की गर्मी जब ज्यादा बढ़ जाती है तो बारिश आती है और रिमझिम पानी बरसता है। कैसा बरसता है? रिमझिम पानी बरसता है। तपन मिटे धरती की सारी, लहरें खेती धानी। और बारिश के होने से क्या होता है? बारिश के आने से इस धरती की जो सारी गर्मी है वो दूर हो जाती है, अर्थात खत्म हो जाती है। और धानी, धानी यहाँ पर धान के खेत, लहरें खेती धानी। और जब बारिश ज्यादा हो जाती है तो खेतों में पानी ज्यादा हो जाता है, तो उसी समय जो धान की खेती अर्थात चावल की खेती की जाती है बहुत ज्यादा पानी में, तो वो खेत कैसे दिखते हैं हमें? लहराते हुए। लहरें खेती धानी, अर्थात धान की फसल के जो खेत हैं वो कैसे हैं? लहराते हुए दिखाई देते हैं। जो जन जितना कष्ट झेलते उतना ही सुख पाते, तपना ही सुख की कुंजी है, सबको बतला जाते। यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि हमें यह समझाना चाह रहे हैं कि इस धरती पर जो लोग जितना कष्ट झेलते हैं, अर्थात जितना परिश्रम करते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, वे उतना ही सुख पाते हैं। तपना ही सुख की कुंजी है। कुंजी का अर्थ क्या है? चाबी। तपना ही सुख की कुंजी है, अर्थात जो व्यक्ति जितनी तपस्या करता है, जितनी मेहनत करता है, परिश्रम करता है, वह उतना ही सुख पाता है। और उस परिश्रम के कारण ही उसे सुख की कुंजी प्राप्त होती है, अर्थात उसे सुख की चाबी प्राप्त होती है। जो व्यक्ति आलस्य में बैठा रहता है वो कभी भी सुखी नहीं रहता। जो व्यक्ति मेहनत करता है, अपने हाथों से परिश्रम करता है, वही व्यक्ति अपने जीवन में सफल होता है और उसे ही सुख की कुंजी, कुंजी का अर्थ क्या बताया मैंने? चाबी, उसे ही अपने जीवन में सुख प्राप्त होता है। सबको बतला जाते, और सबको यह भी बतला देते हैं कि किस तरह एक व्यक्ति परिश्रम करके अपने जीवन में सुख प्राप्त कर सकता है। इस कविता के कवि कौन है? भगवती प्रसाद मिश्र। ये आपको मैंने
पहले भी बताया था। अब इस कविता से हमने क्या सीखा कि हमें मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि बिना मेहनत के हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो बच्चों, आपको भी हमेशा अपनी कक्षा में अच्छे मार्क्स लेने के लिए हमेशा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। बिना मेहनत के तो किसी को कुछ नहीं मिलता। ठीक है, तो आपको भी मेहनत करनी चाहिए। चलिए, अब हम इस कविता में आए हुए कठिन शब्दों का उच्चारण करते हैं। आपको भी इन शब्दों का साथ साथ उच्चारण करना है। नंबर 1 है अंबर। नंबर 2 सिकुड़ना। नंबर 3 अंगारा। नंबर 4 हाफ। नंबर 5 दुबकना। नंबर 6 सन्नाटा। नंबर 7 कष्ट। नंबर 8 कुंजी। एक बार फिर से देखते हैं। नंबर 5 दुबकना। दुबकना का क्या अर्थ बताया था मैंने? छिपना। नंबर 6 सन्नाटा। सन्नाटा का क्या अर्थ है? सुनसान, खामोशी जहां पर हो। नंबर 7 कष्ट। कष्ट का अर्थ होता है पीड़ा, दुख दर्द झेलना। नंबर 8 कुंजी। कुंजी का अर्थ होता है चाबी। नंबर 9। नंबर 9 है हरियाली। हरियाली का क्या अर्थ है कि जब बारिश के बाद हम पेड़ों को देखते हैं तो वो हरे हरे दिखाई देते हैं, घास है वो भी चारों तरफ हरी हरी दिखाई देती है, तो उसे कहते हैं हरियाली। नंबर 10 झुलस। झुलस जाना, गर्मी के कारण झुलसना। नंबर 11 है नीड़ों। नीड़ों का अर्थ क्या होता है? घोंसला, जो पक्षी अपने रहने के लिए बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? नीड़ों। चलिए, अब एक एक करके अब इस पाठ में आए हुए हम शब्दों के अर्थ को जानेंगे। नंबर 1 है अंबर। अंबर का अर्थ होता है आकाश। नंबर 2 दुबकना। दुबकना का अर्थ होता है छिपना। नंबर 3 नीड़। नीड़ का अर्थ होता है घोंसला, पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं ना, तो उसे हम नीड़ भी कहते हैं। नंबर 4 सिकुड़ना। सिकुड़ना का अर्थ होता है सिमटना। एक बार पुनः देखते हैं। नंबर 1 अंबर। अंबर का अर्थ है आकाश। नंबर 2 दुबकना। दुबकना का अर्थ है छिपना। नंबर 3 नीड़। नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। नंबर 4 सिकुड़ना। सिकुड़ना का अर्थ होता है सिमट जाना, बिल्कुल सिकुड़ जाना, सिकुड़ के छोटा हो जाना। नंबर 5 होता है, क्या है? सन्नाटा। सन्नाटा का अर्थ क्या है? खामोशी और सुनसान। आपने देखा होगा रात को जब सो जाते हैं सब तो एक खामोशी सी छा जाती है सब जगह, तो उसे कहते हैं हम सन्नाटा। नंबर 6 तपन। तपन का अर्थ होता है जलन। नंबर 7 दूब। दूब का अर्थ होता है घास, एक प्रकार की घास। नंबर 8 अंगारा। अंगारा का अर्थ क्या है? पत्थर, कोयला, कंडे आदि का दहकता हुआ रूप, जो बहुत ही ज्यादा जब आग तेज होती है तो वो क्या करते हैं? दहक जाते हैं बिल्कुल। आपने भी देखा होगा, बिल्कुल लाल हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं अंगारा। नंबर 9 हाफना। हाफना का क्या अर्थ है? थकान या गर्मी से जल्दी जल्दी सांस लेना। थकान या गर्मी से जल्दी जल्दी सांस लेना। नंबर 10 जेठ। जेठ क्या होता है? मई जून का महीना। आपने देखा होगा आपकी जो गर्मियों की छुट्टियां होती हैं वो जून के महीने में ही पड़ती हैं, तो लेकिन गर्मी जो शुरू हो जाती है वो मई में ही शुरू हो जाती है, तो इन दोनों महीनों को, मई और जून के महीने को ही हम जेठ कहते हैं। नंबर 11 है रिमझिम। रिमझिम का अर्थ होता है हल्की हल्की फुहार पड़ना, यानी कि बारिश की जो बूंदें होती हैं वो बिल्कुल हल्की हल्की पड़ना। नंबर 12 है कुंजी। कुंजी का अर्थ होता है चाबी।
क्या अर्थ है कुंजी का? चाबी। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। नंबर 9, हाफना। हाफना का अर्थ है थकान या गर्मी से जल्दी जल्दी सांस लेना। नंबर 10, जेठ, मई जून का महीना। नंबर 11 है रिमझिम। रिमझिम का अर्थ है हल्की फुहार पड़ना। नंबर 12 है कुंजी। कुंजी का अर्थ है चाबी। तो बच्चों, आपको भी इन कठिन शब्दों का और शब्दार्थ का अपनी रफ नोटबुक में लिखकर अभ्यास जरूर करना है। इनको पहले बोलना है। जब आप सही से बोलोगे इन शब्दों को, सही से इनका उच्चारण करोगे, तो आप उसको लिखोगे भी सही। लेकिन आप इसका गलत उच्चारण करोगे, शब्दों को गलत बोलोगे, तो आप लिखोगे भी गलत। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि आपको बार बार पाठ में जितने भी कठिन शब्द आए हैं उनका आपको लिख लिख कर अभ्यास करना चाहिए। अब हम जानेंगे बच्चों, जो हमारी पाठ 10 की कक्षा परीक्षा थी उसका हल, कि क्या हमने वो सारे प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं। तो एक बार उसकी जांच करते हैं। प्रश्न 1। प्रश्न 1 था हमारा, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न था क, बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करके कितने भागों में विभाजित हो जाता है? विभाजित होता है, क्या अर्थ बताया था? बट जाना। कितने भागों में बट जाता है? तो मैंने आपको यहाँ 4 विकल्प दिए थे। तो पाठ में जब आपने पढ़ा है तो उसके अनुसार ही आपने चारों विकल्प में से जो सही था उस पर सही का निशान लगाया होगा। यहाँ पर जैसे मैंने आप लोगों के लिए लगाया है 2, यानी कि बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करके 2 भागों में विभाजित हो जाता है। ख, साम्या को किस विषय पर गृह कार्य मिला था? यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला, विज्ञान विषय पर, गणित विषय पर, अंग्रेजी विषय पर या बैक्टीरिया विषय पर। तो सही उत्तर क्या है हमारा? बैक्टीरिया विषय पर। बैक्टीरिया विषय पर उसे गृह कार्य मिला था। ग, रंग और उमंग का त्योहार होता है। कौन सा होता है? होली, है ना? क्योंकि होली पर ही हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं। तो यहाँ पर होली के सामने हमने सही का निशान लगाना है। घ, किसके नकारात्मक पक्ष को जानकर साम्या डर गई? यानी कि किसके बारे में, किसके बुरे पक्ष के बारे में जानकर साम्या डर गई। यहाँ पर भी आपको 4 विकल्प दिए गए थे। तो सही उत्तर कौन सा था हमारा? बैक्टीरिया के, यानी कि वो बैक्टीरिया के नकारात्मक पक्ष को, बुरे पक्ष को जानकर डर गई थी। अंगह, बैक्टीरिया 1 क्या है? आपको यहां बताना था कि बैक्टीरिया क्या है। विस्मयकारी जीव है, हानिकारक जीव है, निष्क्रिय जीव है या बेकार जीव है? तो उत्तर क्या है सही हमारा? विस्मयकारी। विस्मयकारी का अर्थ क्या बताया था मैंने? आश्चर्य उत्पन्न करने वाला। तो बैक्टीरिया एक आश्चर्य उत्पन्न करने वाला जीव है। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्यों में सही विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। यहाँ पर मैंने आपको 4 विराम चिन्ह लगाने के लिए दिए थे, क्योंकि ये आधे आधे नंबर के 4 थे, ठीक है ना? तो ये 2 नंबर के हैं आपके चारों विराम चिन्ह। तो पहला था क, अरे बैग तो घर में ही रह गया। अब आपको पहले भी बताया था अरे, है ना? जब अरे हम लिखते हैं, विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है? और जब हमारा ये वाक्य यहाँ पर खत्म हो गया तो हमने यहाँ क्या लगाया? पूर्ण विराम। ख, दरवाजे पर कौन है? दरवाजे पर कौन है? अब ये कौन शब्द सुनते ही हमें पता चल गया, ये तो प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए यहाँ पर, इसलिए हमने यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना था। ग, राकेश बहुत मेहनत करता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, ना तो बीच में रुका गया है, ना ही यहाँ पर 2 एक जैसे शब्द आए कि हम योजक चिन्ह लगाए, कुछ भी नहीं है ना यहाँ पर। तो ये वाक्य हमारा पूर्ण वाक्य है। तो यहाँ पर सारी बात पूरी हो गई है। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा? विराम चिन्ह। तो इस तरह हमने यहाँ पर 4 विराम चिन्हों का
प्रयोग किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। वाक्य में विशेषण शब्दों पर गोला लगाइए। आपको विशेषण की परिभाषा भी बताई थी ना, कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर इन वाक्य में विशेषण शब्द कौन कौन से हैं, चलिए जानते हैं। कर्ण दानी राजा था। दानी का अर्थ होता है बहुत ज्यादा दान देने वाला। तो राजा से पहले दानी लिखा हुआ है, तो ये राजा की विशेषता बता रहा है दानी शब्द, तो इस पर हमने गोला लगा दिया। अगला वाक्य है इस विद्यार्थी ने काम नहीं किया। अब यहाँ पर विद्यार्थी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, तो इससे पहले इस लिखा हुआ है, तो हमने इसको क्या किया है, गोला लगाया है, क्योंकि ये कौन सा विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण। नेहा को 5 मीटर कपड़ा चाहिए। अब कपड़े की विशेषता बता रहा है ये शब्द 5 मीटर, है ना। तो यहाँ पर हमने 5 मीटर को पर गोला लगाना है। पिताजी मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। तो यहाँ पर जो कुछ शब्द है उस पर हमने गोला लगाया, क्योंकि ये भी विशेषण शब्द है। यहाँ पर पैसों की विशेषता बताई जा रही है कि कुछ शब्द लिखकर, ठीक है। प्रश्न नंबर 4। सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। आपको ये वाक्य पाठ से लिए गए हैं, तो आपको याद होंगे, है ना। तो आपने इन पर सही या गलत के निशान लगाने थे। एक एक करके इन वाक्यों को पढ़ते हैं। बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करते ही कई गुना बढ़ जाते हैं। तो ये वाक्य सही है हमारा, तो यहाँ पर हमने सही का निशान लगाया। बैक्टीरिया 2 प्रकार के होते हैं, अच्छे तथा बुरे। तो यह वाक्य भी क्या है हमारा, सही है, इसलिए यहाँ पर भी हमने सही का निशान लगाया। दही जमाने के लिए दूध में थोड़ा पानी डाला जाता है। तो ये वाक्य तो क्या है हमारा, गलत है, क्योंकि दूध में दही जमाने के लिए हम जामन डालते हैं, पानी नहीं डालते, ठीक है। तो ये वाक्य क्या है, गलत। मिट्टी में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। तो ये वाक्य तो हमारा सही है, क्योंकि पाठ में भी हमने पढ़ा है कि मिट्टी में भी पानी में भी बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। तो ये वाक्य सही है, तो इस पर हमने सही का निशान लगाया। अंग है बैक्टीरिया पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। अब ये भी हमने पाठ में पढ़ा था कि बैक्टीरिया तो पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाते हैं, हमारे वातावरण को स्वच्छ रखते हैं। तो ये वाक्य क्या है, गलत है, तो इस पर हमने गलत का निशान लगाया। प्रश्न 5। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। यहाँ पर ये 4 शब्द दिए गए थे जिनके आपको अर्थ लिखने थे। विकार, विकार का क्या अर्थ है, रोग या बीमारी। सूक्ष्म, इसका अर्थ क्या है, बहुत छोटा, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो क्या होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, है ना, जिसे हम अपनी सीधी आंखों से नहीं देख सकते। हम उसे कैसे देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी यंत्र के माध्यम से। तो सूक्ष्म का क्या अर्थ बताया मैंने, बहुत छोटा। अवगत, अवगत का अर्थ है जाना हुआ, जिसको हम जान चुके हैं। यंत्र, यंत्र का अर्थ होता है मशीन, क्या अर्थ है, मशीन। तो इस तरह आपने अपने कक्षा परीक्षा के हल की जांच कर ली होगी बच्चों। चलिए अब हम जानते हैं कि आज जो हमने कक्षा में आज जो कविता पढ़ी है सुख की कुंजी, उसी के आधार पर आज का हमारा गृह कार्य क्या है। हमारा आज का गृह कार्य है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कविता के आधार पर ही ये चारों प्रश्न पूछे गए हैं बच्चों। आपको पहले अच्छा सा फॉर्मेट बनाना है, प्रश्न लिखने हैं और प्रश्न के नीचे ही उनके उत्तर भी लिखने हैं। मैं बार बार बोलती हूँ बच्चों, आपको प्रश्न भी लिखने हैं और उत्तर भी लिखने हैं। अगर आप प्रश्न के बिना ही उत्तर लिखोगे तो आप जब कक्षा परीक्षा होगी या आपके
एग्जाम होंगे तब आप नहीं पता कर पाओगे कि हमने कौन से प्रश्न का उत्तर लिख दिया यहाँ पर। तो आपको प्रश्न भी लिखने हैं। क कविता के रचयिता का नाम बताइए। अभी मैंने आपको कविता की शुरुआत में भी बताया था, आपको याद हो गया होगा। तो यहाँ आपने लिखना है। लेकिन उत्तर लिखते समय सभी बच्चों ने ये ध्यान रखना है कि कोई भी बच्चा इस प्रश्न के उत्तर एक शब्द में नहीं देंगे। आपको इन प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में देने हैं। जैसे मैं आपको एक बता देती हूँ यहाँ पर कि कविता के रचयिता का नाम बताइए। तो इसके नीचे क्या लिखोगे? कविता के रचयिता भगवती प्रसाद मिश्र हैं। ठीक है, ऐसे आपने पूरा उत्तर लिखना है। ख किसके तपने से वर्षा आती है। ग पक्षी कहाँ छिप जाते हैं। और घ खेत की घास गर्मियों में कैसी हो जाती है। तो ये चारों प्रश्न आपने सुंदर सुंदर लेख में अपनी उत्तर पुस्तिका में यानी कि नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है, अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।